नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिजीत चावड़ा सर। अभिजीत सर, नमस्ते जी। नमस्कार सर, प्रणाम सर। अभिजीत सर, बीइंग एन इंडियन, मैं अभी पूरी दुनिया को देखता हूं तो बड़ा फॉर्चुनेट पाता हूं। मतलब हर तरफ ऐसा लगता है कुछ शोर है, अशांति सा है, जैसे कि रशिया यूक्रेन हो गया, वेनेजुएला यूएस जो भी चल रहा है, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, मतलब यूरोप के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी कुव्यवस्था छाई हुई है। मैं बीइंग इंडियन अभी आराम से जैकेट पहना हूं, ठंड के अंदर हीटर सेकते हुए आराम से आपसे बात कर रहा हूं। क्रिकेट मैच भी लोग देखेंगे आने वाले समय में, आईपीएल भी देखेंगे। भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, चौथे नंबर पर है। फिर नरेंद्र मोदी जी से यूएस को इतनी प्रॉब्लम आजकल क्यों हो रही है? बार बार ये ट्रंप क्यों साबित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे डरे हुए हैं? जी देखिए, पूरे विश्व में अगर सारे इकोनॉमिज़ हम देखेंगे, तो सिर्फ़ भारत की इकोनॉमी ऐसी है, जिसमें रिसेशन का कोई डर नहीं है। नेक्स्ट 15-20 साल में भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, 6, 7, 8, साढ़े 8% के हिसाब से ग्रो हो रही है। और अगर भारत की इकोनॉमी इस प्रकार से ग्रो होती रहेगी, तो नेक्स्ट 10 या 15 साल में भारत एक मिडिल इनकम नेशन हो जाएगा और भारत का जीडीपी 10 ट्रिलियन के अधिक हो जाएगा। ये भारत को बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में साबित करेगा दुनिया में। और यूएस और चाइना दोनों ये नहीं चाहते कि ये सब हो, इसलिए भारत को डिस्टेबलाइज करने की अलग अलग कोशिश हो रही है। फॉर एग्जांपल, यूएस ने अभी हमारे ऊपर 50% टैरिफ डाले हैं और ट्रंप बार बार हम भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत देश को डिस्परेज कर रहे हैं, भारत के बारे में बुरी बुरी चीजें बोल रहे हैं। इंडिया एज अ डेड इकोनॉमी बोलते हैं। कोई और उनका जो जो मिनिस्टर है वो कुछ और बोलता है। तो भारत को ये नीचा रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट कि भारत ग्रोज, क्योंकि भारत अगर ग्रो होगा तो नेक्स्ट 20 वर्ष में एक नया चाइना बन के उभरेगा। तो ये उनका उनका ये प्रोजेक्शन है कि ये सब होने वाला है, इसलिए वो भारत को दबाना चाहते हैं। और वो जो कुछ भी प्रयत्न कर सकेंगे वो करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी यूएस पाकिस्तान के साथ पूरा अपना सपोर्ट देके बैठा है। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों जगह रिजिम चेंज करवाया है। नेपाल में रिजिम चेंज करवाया है। भारत को पूरी तरह से कंटेन करने का पॉलिसी उनका अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अभी अभी और प्रेशर बढ़ने वाला है। लेकिन सर, अबने आपने जो डेड इकोनॉमी वाली बात की, उस बात को तो भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन सर या मीडिया में कह रहा है कि डोंट यू नो दिस कि ट्रंप इज राइट, और ट्रंप को ये इंडोर्स कर रहे हैं। ममदानी के आने के बाद अभी आज ही, चूंकि हम इस न्यूज को कवर करना आवश्यक है, शर्जील इमाम का बेल और शर्जील इमाम और उमर खालिद, ये दोनों का बेल रिजेक्ट हो गया। ममदानी कुरान की ओत लेते हैं और आते ही कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हम लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, उमर खालिद के बारे में। ये बहुत बड़ा झटका है। मतलब आप भारत के जुडिशियल मतलब प्रोसेस को भी आप यूएस में बैठ करके डायरेक्ट ये कर रहे हैं। भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पर आप वैसे ही प्रयास नहीं कर सकते जैसे वेनेजुएला, तो आप दूसरे रास्ते अपना रहे हैं। ये कितना डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करता है सर? देखिए, ये एक्सटर्नली सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे भारत के अंदर के जो प्रॉब्लम्स है उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है इनका। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल। डिविजन्स खड़े कीजिए भारत के अंदर और डिविजन्स को और डीप कीजिए। अगर कोई डिविजन है उनको एक्सप्लोइट कीजिए। ये तो बहुत पुराना इनका ये टैक्टिक्स है। कितना डेंजरस है ये पोटेंशियली काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि देखिए, ये मल्टीपल वेक्टर्स से ये सब अटैक होता है। पहले तो भारत के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे जो इनके एसेट्स होंगे पोटेंशियली। उनको हर प्रकार से फंडिंग दी जाएगी, अलग अलग प्रकार का सपोर्ट दिया जाएगा। ऑनलाइन उनका जो सोशल मीडिया में है उनका सब नैरेटिव एम्पलीफाई किया जाएगा। फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि न्यूयॉर्क का मेयर है ममदानी, वो इनको सपोर्ट देंगे। तो ये एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीन है, अलग अलग वेक्टर्स से सपोर्ट करेंगे एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर इंडिया एक्चुअली। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे गवर्नमेंट को ये सब, दे विल हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। एंड हमें देखना पड़ेगा कि इन इन इन
इन सब चीजों के कारण भारत में कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये यूएस का और एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड का पुराना तरीका है ये। अभी क्या हुआ कि वेनेजुएला में रेजिम चेंज किया इन्होंने, मदुरो को उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए, और इन्होंने इसका जस्टिफिकेशन ये दिया है कि मदुरो ने कुछ अमेरिकन लॉज वायलेट किए हैं। देखिए भाई साहब, आपके जो लॉज है वो आपके देश में वैलिड है, आपके देश के बाहर तो वैलिड नहीं है। लेकिन अभी यूएस ये कह रहा है कि भाई हमारे लॉज हर जगह वैलिड है एसेंशियली। तो जो राष्ट्र दुर्बल है, जो वीक राष्ट्र है, वो इसके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी वी हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर, तभी हम इसको रेजिस्ट कर पाएंगे। इसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे ही जेलेंस्की को रशिया उठा के लेके चला जाए, तब भी क्या यूएस ऐसा ही स्टेटमेंट देगा? बहरहाल, अब सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या बांग्लादेश के प्रति भारत के प्रधानमंत्री और ये जो मोदी जी की सरकार है, इनका अप्रोच आप कैसे देखते हैं? बांग्लादेश में जो कुछ भी इस वक्त एंटी हिंदू बन रहा है सेंटिमेंट, और मैं उसको देख रहा हूं कि भारत में बहुत ज्यादा एम्पलीफाई भी किया गया है, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं पे वहां नहीं हो रहा है, अवामी लीग के तकरीबन 400-500 लोगों की भी हत्या हुई है, वो भी मैं देख रहा हूं, जो कि मुस्लिम्स भी हैं। तो क्या एक ये भी प्रयास हो रहा है कि भारत के हिंदुओं के सेंटिमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए और नरेंद्र मोदी के ऊपर से ही भारत के हिंदुओं का विश्वास उठ जाए, कि ये भी अप्रोच लाइन हो सकता है? देखिए, अगर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करना है तो एक बहुत अच्छा उसका सोल्यूशन है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटा दिया जाए किसी न किसी प्रकार से। अगर आप इलेक्टोरली उनको हटा नहीं सकते तो फिर आप जनता का जो कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, उसको कम कर दीजिए। उनको पोर्ट्रे कीजिए एज अ वीक लीडर इन सम वे और द अदर। भारत के अंदर आप नहीं कर सकते तो भारत के आजू बाजू के जो देश है वहां पे ऐसे इंसिडेंट्स कीजिए जिससे ऐसा लगे कि भाई भारत सरकार वीक है। तो ये तो बहुत ही ओपन चीज है। अभी बांग्लादेश की हम बात करेंगे। बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन गया है जी, ठीक है। और वहां पे जो कोई भी लोग थे जो प्रो इंडिया थे या फिर जो न्यूट्रल थे, उनको टारगेट किया जाएगा। हिंदुओं को तो बहुत अत्याचार होंगे और ये सब हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है। तो बांग्लादेश और जो ईस्ट पाकिस्तान अभी हो गया है और वेस्ट पाकिस्तान, उन दोनों में बहुत कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है, ठीक है। तो भारत को एनसर्कल करने का ये पूरा मैटर है। और बांग्लादेश के पास ही जो बर्मा है, वहां पर भी तो बहुत प्रॉब्लम्स है। बर्मा में तो सिविल वॉर चल रहा है और वहां पे कुकी लैंड फॉर क्राइस्ट नाम का एक नया देश बनाना है इनको, जिसमें मणिपुर के हिस्से होंगे, मिजोरम के हिस्से होंगे। अब बांग्लादेश के हिस्से नहीं होंगे क्योंकि बांग्लादेश इज बैक ऑन द यूएस साइड। तो पूरे भारत के ईस्टर्न सेक्टर को डिस्टेबलाइज करने का ये सब प्लान चल रहा है। एक्टिविटीज 2023 से चल रही है। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब, और इससे यही करना चाहते हैं ये कि टू पोर्ट्रे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एज अ वीक गवर्नमेंट, ताकि लोगों का जो विश्वास है इसके ऊपर वो हट जाए। अभी हमें ये समझना, देखिए हमारा जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, जिसको ये लोग साउथ एशिया कहते हैं, ये जो पूरा रीजन है, इसमें सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है, सबसे पावरफुल नेशन कौन सा है, ये हमें समझना है। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम सोचते हैं कि इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल नेशन। ये बात सच नहीं है। द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द सब कॉन्टिनेंट is the United States, even though it is not physically in the subcontinent. जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में सबसे पावरफुल राष्ट्र फ्रांस नहीं है, जर्मनी नहीं है, यूएस है। उसी प्रकार से इंडियन कॉन्टिनेंट में भी यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर एंड इट इज मोर पावरफुल देन इंडिया इन आवर ओन बैकयार्ड। ये सच है। ताइवान की बात पूछ लीजिए। ताइवान, चाइना चाहता है ताइवान हम ले ले, क्या ले पा रहा है? वो नहीं ले पा रहा, क्योंकि यूएस इज मोर पावरफुल देन चाइना इन चाइनाज ओन बैकयार्ड। इतना पावरफुल राष्ट्र है यूएस। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टू एक्नॉलेज दिस। ओके, अगर ऐसा है तब तो फिर नरेंद्र मोदी का ये निर्णय कि भाई हम डायरेक्ट यूएस पर, बांग्लादेश के ऊपर अटैक ना करके, ये सारी चीजें ना करके, वहां किसी प्रकार से सबसे पहले डेमोक्रेसी सेटअप करने का प्रयास करें। यूनुस हटे, भले ही प्लान बी हो बीएनपी, लेकिन पहले डेमोक्रेसी है, उसके बाद हम कुछ चैनलाइज करेंगे। डेमोक्रेसी से क्या होगा जी? डेमोक्रेसी से क्या होगा? डेमोक्रेसी इज अ जोक। डेमोक्रेसी इज अ टूल टू बी यूज्ड। डेमोक्रेसी से आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी बता सकते हो। अब आप बोले कि हमने इलेक्शन कर दिया, ठीक है, इलेक्शन में ये रिजल्ट हुआ, भाई हाउ डू वी नो कि वो रिजल्ट वैलिड है? डेमोक्रेसी इज अ टूल ऑफ द एम्पायर टू मेक रेजिम चेंज एंड ऑल दैट। अभी यहाँ पे फरवरी में इलेक्शन होने वाला है मोस्ट लाइकली बांग्लादेश में। उससे क्या फर्क पड़ेगा? हम जानते हैं कौन जीतने वाला है।
ओके, भी ठीक है, अवामी ये भी ठीक। जो जो शेख हसीना की पार्टी थी वो जीतने नहीं वाली है, एवरीबॉडी नोज दिस। वो तो है ही। हाँ। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। बांग्लादेश इज नाउ ईस्ट पाकिस्तान। डेमोक्रेसी भाड़ में गई, डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होता है। डज द यूएस रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी? कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है दुनिया में। नहीं, यानी सर आप ये कहना चाहते हैं जो 1946 में हुआ, पूर्वी बंगाल के अंदर इस्लामिक एटीट्यूड हावी था, उस वक्त बंगाली सभ्यता संस्कृति हावी नहीं थी, लेकिन जब पाकिस्तान से उसे अलग होना था तो उसका बंगाली सभ्यता संस्कृति हावी हुआ और वो पाकिस्तान से अलग होकर के पश्चिम बंगाल, सॉरी पूर्वी बंगाल से वो बांग्लादेश बना। अब वापस उसके इस्लामिक तौर तरीकों को एम्पलीफाई कर दिया गया है यूएस के द्वारा, राइट? हाँ जी, जी जी जी। तो ऐसे सिचुएशन में अब भारत 3.5 बार जोन पर है। अब इंटरनल प्रॉब्लम्स तो हैं ही, तो ऐसे में भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? क्या फाइनली जाकर के यूएस से टेबल टॉक करना ही होगा? कुछ आप मानते हैं, कुछ हम मानते हैं, कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा? देखिए, भारत को क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हमारा अभी 3.5 वाला सिचुएशन है, 3.5 फ्रंट सिचुएशन? देखिए, मैं बांग्लादेश को एक मेजर फ्रंट नहीं मानता हूं। बांग्लादेश में कोई मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं है। बांग्लादेश कैन ओनली बी अ न्यूसेंस फॉर इंडिया। बांग्लादेश हमें मिलिट्री चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा बांग्लादेश, सीधी बात है। तो बांग्लादेश टेरर चैलेंज तो कर सकता है ना? सॉरी, टेरर चैलेंज तो कर सकता है ना जी किशनगंज वही, और आई एम कमिंग टू दैट। तो बांग्लादेश कैन बी ए न्यूसेंस। बांग्लादेश हमारा नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन करके टेररिस्ट भेज सकता है भारत में, क्योंकि अभी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत कोऑर्डिनेशन हो रहा है। मतलब बांग्लादेश में पाकिस्तानी टेररिस्ट या फिर पाकिस्तानी ट्रेन बांग्लादेश टेररिस्ट आ जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात, हमारे 2014 में पार्लियामेंट में ये कहा गया था कि लगभग भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ठीक है, वो 2014 की बात है। आज 2026 हो गया है, 12 साल हो गए। मोस्ट लाइकली भारत में अब तक डबल हो गए होंगे, मैं पॉसिबल है। तो भारत में लगभग 10 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, हमारा सब रिसोर्सेज खा रहे हैं वो, और हमारे देश को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। पहली चीज, हमें सारे के सारे घुसपैठियों को वापस भेजना है। ओके, सबको वापस डिपोर्ट करो बांग्लादेश में। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके ऊपर अत्याचार करो, उनके ऊपर मारपीट करो, नहीं। उनका यहाँ पे जो रोजगार है, जो कुछ भी है, सब कुछ बंद कर दो ताकि उनको जाना पड़े वापस। सबको वापस भेज दो। पहली बात है, कितने हमारे रिसोर्सेज खा रहे हैं ये लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कैसे एक सॉवरेन नेशन टॉलरेट कर सकता है? हम क्या, किस प्रकार का देश है हम? व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? सबको वापस भेजो, पहली बात तो ये है। दूसरी, एक बार इनको वापस भेज दिया तो बॉर्डर्स सील कर दो, बहुत ही स्ट्रिक्टली सील कर दो। अभी ये सब जो घुसपैठ जो हो रही है बिकॉज ऑफ करप्शन एंड व्हाट नॉट अलेजेडली, ये सब बंद करो, क्रैक डाउन ऑन दिस नॉनसेंस, और बॉर्डर्स को सील कर दो। और उसके बाद कोई अगर बांग्लादेशी घुसता है तो उनको देयर हैज टू बी वेरी हार्श मेजर्स टेकन अगेंस्ट दैट। तो बांग्लादेश को सील कर दो, आइसोलेट कर दो, जस्ट बी डिफेंसिव आफ्टर दैट, और कुछ नहीं करना हमें। और इफ पॉसिबल हमको वहां पे कुछ रेजिम चेंज करना है तो वी कैन प्ले विद देयर इलेक्टोरल प्रोसेस, जैसे कि यूएस हर जगह करता है। वी शुड आल्सो प्ले द सेम गेम एंड मे बी हैव इन द फ्यूचर अ प्रो इंडिया गवर्नमेंट अगेन। तो ये सब हम कर सकते हैं। अभी आम आदमी पार्टी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को ये कहा कि वो शेख हसीना को बिठा के बिरयानी खिला रहे हैं, और आरटीआई में जवाब भी नहीं दिया जा रहा है कि कितना करोड़ उन पे इन्वेस्ट हो रहा है, कितना का बिरयानी आ रहा है। अगर हम शेख हसीना को लौटा देते हैं तो क्या दुनिया हम पे ट्रस्ट करेगी एज अ अलाई? मतलब कोई भी हमसे मित्रता करता है किसी भी देश के अंदर, और ऐसी सिचुएशन उसके देश में आएगी, तो फिर वो कैसे ट्रस्ट करेगा कि हाँ हमारा एक मित्र है जहां मैं जाकर के सुरक्षित रह सकता हूं? अगर विपक्ष के दृष्टिकोण से देखें इसको, तो शेख हसीना को क्यों वापस भेजना है, किस लिए? ये तो राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना पड़ेगा, लेकिन वो बात तो यही कह रहे हैं कि इसी के कारण बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन है कि भाई हमने शेख हसीना को यहाँ पे रखा है, इसके लिए सब हो रहा है। देखिए, मैं जानता नहीं कि हमारे पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं। शेख हसीना इज अंडर इंडियन प्रोटेक्शन, उनको कहीं वापस भेजना नहीं है। ये बांग्लादेशी जो ईस्ट पाकिस्तानी से जो बोल रहे हैं कि उनको वापस भेजो, वी कैन टेल देम टू गो टू हेल। ओके, अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत का कोई स्टैंडिंग नहीं रहेगा देश में, विश्व में। हमें वी विल नॉट बी सीन एज अ रिलायबल पार्टनर। हम अगर अपने आप को एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग पावरफुल कंट्री मानते हैं तो वी कैन नॉट डू सच थिंग्स कि भाई भेज दो उनको। बांग्लादेश से प्रेशर आ गया तो हमने भेज दिया। हु इज बांग्लादेश? कौन है ये लोग? दे आर नोबडीज।
सीधी बात है। ओके, ये भी समझना पड़ेगा फिर बांग्लादेश की तरफ से आम आदमी पार्टी क्यों बैकिंग कर रही है। लेकिन आखिरी क्वेश्चन सर इसी से रिलेटेड, जी। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने लाल किले से भी कहा कि हम लोग डेमोग्राफी चेंज पर सीरियस है। सदन के अंदर अभी 20 दिन पहले अमित शाह जी, इनफैक्ट 15 दिन पहले अमित शाह जी ने कहा कि हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे, फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल आ जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सरकार वास्तव में इस चीज पे को कर सकती है? इतना बड़ा नंबर को हम लोग पोटेंशियली भेज सकते हैं, क्योंकि यूपी सरकार डिटेंशन सेंटर्स बना रही है और उस देश में जहां पर हर बात पर प्रोटेस्ट हो जाता है, हर बात का एंगल हिंदू मुस्लिम लिया जाता है, जहां पर बांग्लादेश का सिचुएशन ना देखा जा रहा हो। देखिए, क्या हमारी सरकार में क्षमता है ये कि इसको इम्प्लीमेंट करें? लगभग 10 करोड़ लेट से बांग्लादेशी घुसपैठिए है, बाकी रोहिंग्याज है, पाकिस्तानीज भी होंगे, कुकीज भी है, इन सबको डिपोर्ट करना है। बिल्कुल क्षमता है। देखिए, अभी कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उस समय नॉर्दर्न इंडिया में कितने 50,000 पाकिस्तानीज निकल आए, जो बहुत दशकों से रह रहे भारत में। सबको ऐसे आइडेंटिफाई कर दिया। भारत सरकार सब कुछ जानती है, एक एक का पता है उनको, लेकिन फॉर सम रीजन हम इनको टॉलरेट कर रहे हैं। क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेशी आर वेरी गुड वोट बैंक। भाई, आप सिटीज में उनको बसाओ, स्लम्स बनाओ, वहां पे से वोट मिलेंगे लोकल पॉलिटिशियंस को। ये बात है विच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन भारतवर्ष। बांग्लादेशीज हर कोई जानता है कहां पर है। एक एक बांग्लादेशी का नाम, सब कुछ रिकॉर्ड, सब कुछ होगा गवर्नमेंट के पास। जब जरूरत पड़ी तो सारे के सारे पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया नॉर्दर्न इंडिया से। कितने 50,000 पाकिस्तानी निकल गया है, इतने जी, सालों से रह रहे हैं। तो ऐसे ही आइडेंटिफाई कैसे कर दिया? मतलब ये जानते ही थे कि ये सब पाकिस्तानी है। तो भारत सरकार के पास पूरी क्षमता है, वो चाहे तो कल सुबह सबको भगा सकते हैं। डेफिनेटली पॉसिबल है। सर थैंक यू सो मच, आप शो में आए और आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि अभी सरकार का जो बांग्लादेश के प्रति है वो दृष्टिकोण कैसे है। इसी के साथ दर्शकों, हम फिर किसी और शो में किसी और गेस्ट के साथ मिलेंगे। अभिजीत सर, आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का को ये निवेदन है कि अभिजीत सर का भी चैनल इसी नाम से है, अभिजीत चावड़ा सर के ही नाम से है। अगर आप जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को सुनना चाहते, समझना चाहते, देखना चाहते हैं, तो वहां पर आप जरूर जाएं, उसको जरूर देखें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।